हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने नर्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन की थी और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। आज उसी में ही एक छोटा सा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कभी कभी क्वेश्चन में ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने को आ जाता है, तो वो हम कैसे करेंगे आज हम वो सीख लेते हैं। तो ये चैप्टर 3 क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम उसको कैसे देखेंगे आज इस वीडियो में सीखते हैं। तो हेडिंग लगाएं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। हेडिंग लगाएं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इससे रिलेटेड कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कभी कभी वो रिलेशन भी पूछ लेते हैं। रिलेशन मतलब क्या फॉर्मूला होगा ई नॉट सेल और केसी के बीच में क्या रिश्ता है। तो एक और हेडिंग लगा सकते हैं आप, रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, केसी। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11 में चैप्टर 7 में आपने डिटेल में पढ़ा है ये चैप्टर, तो उसमें भी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की थी। यहाँ भी हम उसी की बात करने वाले, बट इसका रिलेशन यहाँ हम देखेंगे ई नॉट सेल के साथ क्या है। ठीक है, तो इतना हेडिंग लगाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने देखा है तो हमने नर्स्ट इक्वेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। क्या फॉर्मूला निकल के आया था, जो ईजिएस्ट फॉर्मूला था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना, माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग क्यू। रिएक्शन कोएफिशिएंट की बात की थी, वो मैंने बताया था क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन। आप इससे वाकिफ़ हैं, आपको मैं लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। ये कैसे आया, 0.0591 कहाँ से आया, वो सब बात हम कर चुके हैं जब हमने टेम्परेचर लिया था 298 केल्विन। तो हमने इस फार्मूला को डिराइव किया था बड़े वाले फार्मूला से। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है आप जाके वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ पर आइए तो आपको ईजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ई सेल क्या था बच्चों, किसी भी सेल का EMF एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, याद है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। ई नॉट सेल क्या था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और यू कैन से स्टैंडर्ड EMF, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, प्रेशर 1 atm, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। याद है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते थे तो हमारे राइट साइड में जो चीज़ें आती थी वो प्रोडक्ट, उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम ऊपर रखते थे और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हम नीचे रखते थे। ये बात थी नर्स्ट इक्वेशन की। क्लियर है? आपको पता है बच्चों, किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, रिएक्शन कोई फिजिबल हो, उसके लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना ज़रूरी है। यानी डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेल्टा जी 0 से कम है यानी नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात की थी। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 आता है, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के क्या हो जाएगी, इक्वल। सपोज रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाती है तो क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। भाई डेल्टा जी नेगेटिव कब हो रहा था, जब सॉरी रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही थी, फिजिबल रिएक्शन थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। ठीक है, डेल्टा जी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी उस टाइम पर रिएक्शन बैकवर्ड हो रही थी। डेल्टा जी 0 कब आया, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो गई, इक्वल। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
और इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। यानी उस टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होती, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम। और जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बिल्कुल इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, कांस्टेंट। आप इक्वल नहीं बोल सकते, कोई ज़रूरी नहीं है इक्विलिब्रियम पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो भी सकती है, बट नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जब भी आएगा तब जब हम ये जो है ना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, इस टाइम पर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, Kc। अब बच्चों, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, या इनकी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल हो गई, तो उस टाइम पर ई सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया, क्या लिखा मैंने यहाँ, Kc, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिखूंगी, ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब भी आप यहाँ log Kc लिखेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सेल का ई सेल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी ज़ीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log Kc। इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी आप यहाँ Kc वर्ड यूज़ करेंगे, Kc, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मैं एक फॉर्मूला अभी निकाल के लाने वाली हूँ जिसको हम यूज़ करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। क्या करूँ मैं, यहाँ ये ज़ीरो हो गया, ये माइनस वाली टर्म इधर लेकर जाऊँ, क्या बन जाएगा, प्लस 591 अपॉन में n, ठीक है, log Kc इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। log Kc को यहीं छोड़ दो, ये वाली टर्म नीचे ले आए, n ऊपर ले जाएं, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो क्या बन जाएगा बच्चों, इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। log Kc को मैंने लेफ्ट में रखा, n को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऊपर लेकर गई, n ई नॉट सेल 0.0591 कहाँ आ गया, नीचे। दैट इज द रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड Kc। log Kc है, आपको जनरली log Kc निकालने को बोलता है। अगर Kc निकालने को बोले तो आप जो आपने ये n ई नॉट सेल 0.0591 है, इसका आपको क्या ले लेना है, एंटी लॉग। क्या लेना है, एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग वैल्यूज़ अब आजकल क्या होता है, बोर्ड्स में गिवन होती हैं। अगर क्वेश्चन में Kc पूछेगा तो आपको इस वैल्यू का एंटी लॉग गिवन होगा, आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। निकाल भी सकते हैं, अगर हमें कोई लॉग टेबल दे, एंटी लॉग टेबल दे, तो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। जनरली यही पूछ लेते हैं, log Kc बताओ, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आया, n क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो हम कैसे निकालते थे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। क्वेश्चन कर लें इस पे, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट log Kc, ठीक है। तो इतना नोट करें, फिर मैं एक क्वेश्चन से इस टॉपिक को क्लियर कर देती हूँ कि न्यूमेरिकल कैसा आएगा। बस आपको याद रखना है, जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे, सेल का ई सेल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फिर तो मैंने इधर उधर लेफ्ट राइट करके और इस फार्मूला को डराइव कर दिया, चाहे तो आप याद कर ले सीधा, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल डालते हैं, लिखो कैलकुलेट इस फार्मूला का यूज़ करेंगे हम अभी। कैलकुलेट, एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कैलकुलेट log Kc, आपसे log Kc पूछा गया है। कैलकुलेट log Kc फॉर द फॉलोइंग सेल। कैलकुलेट log Kc
फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पर आपको निकालना है। और सेल जो रिएक्शन है वो ये दे रखी है ZnCu2 प्लस Zn2 प्लस कॉपर, ठीक है। दिस इज द redox reaction you can see in which one element get oxidized and another one get reduced, देख पा रहे हो आप, ठीक है। चलो, और साथ में एक और गिवन डाटा है इसके, गिवन डाटा E0 Zn2 plus Zn is given, that is minus 0.76 वोल्ट, एक ये चीज़ गिवन है। E0 copper 2 plus slash copper is given, that is प्लस 0.34 वोल्ट। ये आपको डाटा गिवन है, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, log Kc इज इक्वल टू n E0 सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। निकालें, सबसे पहले हमें E0 सेल चाहिए होगा, सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो हम इन दोनों डाटा से निकालेंगे। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल्स रखने हैं दोनों के। ये कितना है, कैथोड पर कौन होगा, जिसका रिडक्शन हुआ है, किसका हुआ है, कॉपर का, यानी 0.34 माइनस 0.76 प्लस का 1.10 वोल्ट हमारा क्या आ गया, सेल का E0 सेल। एन आपको साफ पता ही चल रहा होगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। एन का वैल्यू कितना है, 2। हमें देख के ही समझ आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ आए तो आप रिएक्शन बना लें दो, जिसमें एनोडिक इक्वेशन और कैथोडिक इक्वेशन देखें और एन का वैल्यू निकाल लें। रखें वैल्यू, लॉग Kc का क्या हो जाएगा बच्चों, एन का वैल्यू 1.10 डिवाइडेड बाय, आप चाहें तो 0.059 को क्या ले सकते हैं, 0.06, ताकि इजी हो जाए, ठीक है। कट कर लो, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 1 2, 2 3 6, 3 को 110 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो 110 को 3 से, कितना आएगा, 3 3 9, 2 बचा 6, 18 6 6। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, लॉग Kc की। मैंने कट कर दिया, 1.10 को 0.06 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। 2 के बाद पॉइंट हटाया, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई आई थिंक, देखो 1.10 था, यानी 1.1 और 0.06, यहाँ से 2 0 जाएंगी ना, और ये 3, हाँ 110 को ही बिल्कुल ठीक किया था, बिल्कुल ठीक किया था, कोई गड़बड़ नहीं थी कैलकुलेशन में, आप भी चेक कर सकते हैं। 110 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9, 2 बचा, 3 6 18.66। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग Kc। तो इस तरह से आप फॉर्मूला की मदद से किसी भी, अब अगर बोलते एंटी लॉग तो हम इसका एंटी लॉग निकाल देते, वो वैल्यू आपको गिवन होगी। अगर सीखना है कैसे देखते हैं एंटी लॉग टेबल, तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने लॉग और एंटी लॉग अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ जाइए, वहाँ से सीखिए और इसका एंटी लॉग वैल्यू यहाँ लिख कर आ जाइए। यानी अगर आपको बोलते कि Kc निकालो तो आप क्या करते, 36.66 का एंटी लॉग वैल्यू देखते, ठीक है। आपके क्वेश्चन में लॉग Kc पूछा था तो हमें यहीं तक ही सॉल्व करना था, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नर्स्ट इक्वेशन से हमने कैसे डराइव किया, और E0 सेल और लॉग Kc या Kc का क्या रिलेशन है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, अब हम आते हैं कंडक्टेंस। 2 तरह की कंडक्टेंस होती है, मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विलिब्रियम कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, उन सब की बातें करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहें, अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।